चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कूलम्ब्स लॉ। किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखना है बेटा, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। दिस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा दो चार छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बेटा कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। अगर चार्जेस बड़े होंगे तो हम इस कूलम्ब्स लॉ को हल्का फुल्का मॉडिफाई करेंगे, इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, तब जाके हमारे आंसर्स आएंगे। अगली बात, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। बेटा ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है बेटा सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और उन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आपके पास R है, तो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रेपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि बार के लिए लाइक चार्जेस है तो इस पर फोर्स अगर F है तो बाई एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पर भी फोर्स F है। Experimentally, it can be shown that this force will be directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance. And inversely proportional to square of the distance. इसीलिए बेटा हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। बेटा इसीलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। और कुल मिलाकर जो फॉर्मूला निकल के सामने आता है बेटा, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा K हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है। बेटा K हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या बेटा कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी इन एयर 9 × 10⁻⁹। बेटा ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर नीचे आएगा, तो दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बेटा जो वैल्यू है ये वैक्यूम या एयर में। बेटा कई बार एक वर्ड और भी यूज कर रखा होता है, दैट इज फ्री स्पेस। अगर चार्ज पार्टिकल्स एयर या वैक्यूम के अंदर पड़े बेटा तब उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फेयर इनफ। हालांकि बेटा हम K से भी बेटर इसको और तरीके से लिखेंगे, उसको देखते बेटा है। ये हमारे पास बेटा फोर्स की वैल्यू है। इस फोर्स में सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि जो फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगा। बस इस बात का फर्क पड़ सकता है कि हाँ अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेम साइन हुए तो रेपेल कर रहे होंगे। तो जो भी फोर्स लगेगा वो हमेशा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इस तरह के फोर्सेस को हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर सेंट्रल फोर्सेस भी कहा था। और आपको ये भी मैंने कहा था कि बेटा सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा। तो चलिए बेटा दो बातें लिखते हैं। फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग होगा। और अगर ऐसा है तो पक्की बात है कि हमारा जो फोर्स है बेटा वो एक सेंट्रल फोर्स है। बेटा इस तरह के फोर्सेस को हम नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। एंड सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको बड़ा याद नहीं है तो इस बात को रिपीट भी कर सकता हूं कि क्यों सेंट्रल फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होंगे। सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये Q1 चार्ज है, बेटा इसको मैंने फिक्स कर दिया, और यहां कहीं बेटा आपके पास कोई Q2 चार्ज है। जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। बेटा फोर्स विल बी लाइक दिस। और इस Q2 चार्ज को मैंने एक सर्कल पर चलाते 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 मैं वहीं ले आया। पूरे रास्ते बेटा फोर्स इस तरफ, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों बीच में एंगल कम्स आउट विद 90 डिग्री। सो वर्क डन इज 0। बेटा थोड़ी देर बाद में Q2 चलते चलते यहाँ पर आ गया,
तो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो तो सर्कल के टेंजेंट के लोगों का इस तरफ, अगेन बेटा फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, अगेन द एंगल कम्स आउट टू बी 90। यही बेटा Q2 चलते चलते यहाँ कहीं आ गया, तो फोर्स जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा और डिस्प्लेसमेंट जो ds होगा वो ऐसे होगा, again the angle comes out to be 90. At each instant the force and the displacement are perpendicular to each other, and you could say कि work done at any instant is 0, and if work done at any instant is 0 but it means the net work done comes out to be 0. जहां से चलाया था चार्ज पार्टिकल चलाते चलाते वहीं ले आया, उसके बावजूद आपका बेटा वर्क डन 0 आ रहा है। इस बात का अर्थ क्या है कि बेटा आपका फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो बेटा दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छी बात है बेटा। सर कंजर्वेटिव इन नेचर वाली बात पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे? हाँ बेटा दे रहा हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि बेटा हमने आज तक जिस फोर्स के लिए ये कहा है कि ये कंजर्वेटिव है, उस फोर्स के लिए हमने आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है। हमने हो सकता है बेटा कभी न कभी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव कहा हो, तो हमने कहा कि अरे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हमने कहा हो कि स्प्रिंग फोर्स की जो टेंशन है वो कंजर्वेटिव है, तो हमने ये भी कहा होगा कि स्प्रिंग फोर्स की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज हाफ kx²। हमने या शायद ये कहा होगा कि सरफेस टेंशन जो है बेटा वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने ये भी कहा होगा कि सरफेस टेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम सरफेस एनर्जी कह सकते हैं। अगेन हर जगह हमने जहां किसी फोर्स को कंजर्वेटिव कहा है तो हमने साथ साथ उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की है। तो इसका अर्थ ये रहा कि इस फोर्स के भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी हम कभी न कभी आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके हम सवालों को टफ नहीं, सवालों को हम आसान बना लेते हैं। तो फिर बेटा इट मीन्स दैट potential energy is defined for इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। आगे चलते हैं। हमारा जो बड़ा के की जो वैल्यू है उसको लेकर बड़ा थोड़ी सी बातें और करनी है। मेन बात तो बड़ा अपने फोर्स के फॉर्मूले की है, बाकी बड़ा आपके कॉन्सेप्ट्स बड़ा मोस्टली तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे बड़ा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। अब हल्का फुल्का बड़ा इस के को और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो हमारा कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, इसकी बात और कर लेते हैं। सुनना बेटा, जो भी आपका फोर्स है बेटा सुनना इस बात को, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, आस पड़ोस में एयर है या वैक्यूम है। मैं बेटा पहले बोल दूं कि इस केस में आपके पास एयर या वैक्यूम है। तो इस केस में अगर ये Q1 Q2 चार्ज के बीच में अगर आपका सेपरेशन R है, अगर R है तो Q1 Q2 को और Q2 Q1 को इस तरह से रेपेल करेंगे, इस तरह से बेटा रेपेल करेंगे। उस फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन r²। बेटा K को हम लिख सकते हैं एक अलग कांस्टेंट के टर्म्स में, K इज इक्वल्स टू 1/4πε0। सुना बेटा आप लोगों ने क्या कहा? इस साइन का नाम है एप्सिलॉन, टर्म का नाम नहीं है, साइन का नाम है एप्सिलॉन। ये बेटा 0 लगा रखा तो एप्सिलॉन नॉट। तो दिस टर्म इज नोन एज, सॉरी बेटा, दिस साइन इज नोन एज एप्सिलॉन। और बेटा 0 लगा रखा है तो एप्सिलॉन नॉट, इसको स्पेल कर क्या करो, फेयर इनफ। इस टर्म को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बड़ा हमें बहुत ज़्यादा इस बात को जानने की ज़रूरत है नहीं, बट इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या बड़ा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये टर्म इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि किसी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है वो कितने बढ़िया तरीके से प्रोपेगेट हो सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से प्रोपेगेट हो सकते हैं, उस बात को डेजिग्नेट करती है हमारी ये टर्म परमिटिविटी। इस परमिटिविटी की जो बड़ा वैल्यू है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है बड़ा दैट विल बी 1/4πk। बड़ा के कितना था?
9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट्स वैल्यू। नहीं याद करनी बेटा, सवाल को दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये इसकी वैल्यू। मैं आपसे पूछ बेटा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, बेटा लिखा सकते हो क्या इसके डायमेंशन? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं लिखा सकते। कूलम्ब का स्क्वायर, कूलम्ब IT था तो उसका स्क्वायर हो गया I² T²। नीचे बेटा न्यूटन, बेटा न्यूटन को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं mLT-2। मीटर का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स बेटा L का स्क्वायर। ऊपर गए तो हमारे पास आ गया m⁻⁻1 और बेटा L⁻⁻3, L⁻⁻3 बेटा T की पावर तो शायद 4 आ गई होगी, सॉरी T की पावर बेटा 4 एंड I की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बेटा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बेटा मैं फिर से यहां लिख दूं, बेटा थोड़ा दूर चला गया होगा, मैं थोड़ा आपसे दूं m⁻⁻1 बेटा L क्यू ऊपर गया तो L⁻⁻3 बेटा T² ऊपर गया तो T की पावर 4 और बेटा I की पावर 2 तो पहले से ही था। ले बेटा ये हमारी डायमेंशन है। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बेटा जेईई मेन का सवाल है, शायद 3-4 साल पुराना सवाल होगा, बेटा उन्होंने डायमेंशन पूछ ही रखी थी। याद रखने वाले तो नहीं बेटा, ठीक है ना, कि डायमेंशन याद रखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट निकालना आना चाहिए बेटा। मेरे ख्याल से आपको निकालना तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एयर या फिर बेटा वैक्यूम हुआ तो ऐसे केस के अंदर बेटा किस तरह से बेटा के को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखना है और एप्सिलॉन नॉट की जो बेटा वैल्यू है उसको 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 लिखना है। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी। इतनी बातें काफ़ी है बेटा, इतनी बातें काफ़ी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और बेटा इस बात को डिस्कस करते हैं। अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई और मीडियम हुआ, अगर कोई डिफरेंट मीडियम हुआ तो क्या होगा। डिफरेंट मीडियम बेटा क्या क्या फर्क पड़ सकता है, तो उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। हालांकि बेटा मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा ना तब भी हमारे सवाल तो बन जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिक भी बताना चाहता हूं कि बेटा मीडियम चेंज हुआ तो आखिर फोर्सेस क्यों चेंज हुए, उसको हम हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बेटा ठीक है, फॉर्मूले से बेटा आराम से काम बनी जाएगी। तो मेरी बात सुनिएगा बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई चार्ज है Q1, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज पॉजिटिव है। ये आपके पास बेटा चार्ज है Q2, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको एक बार फिर से आप नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है बेटा, इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो एक बार के लिए आप R मान लीजिए। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, अब कोई और मीडियम है, दिस इज एनी अदर मीडियम, कोई और मीडियम बेटा, मान लीजिए बेटा पानी है और पानी के अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल्स पड़े हैं, मान लीजिए एक बार के लिए। तो जैसे ये Q1 चार्ज हमने बेटा पानी के अंदर रखा तो Q1 चार्ज Q2 पर तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल से फोर्स लगाएगा। तो सर उससे क्या होगा, अगर वाटर की मॉलिक्यूल्स पर अगर फोर्स लगाएगा तो सुनिएगा इस बात को, वाटर का मॉलिक्यूल हम जानते बेटा न्यूट्रल है, एक बार के लिए मैंने ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे दिखा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने Q1 चार्ज को ऐसे रखा तो Q1 चार्ज जो होगा उस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को तो अपने से दूर धक्का देगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस कारण से वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव चार्ज हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज हल्का सा राइट में शिफ्ट होगा। इसे हम बोलते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया है बेटा। इसे हम क्या शब्द यूज करेंगे बेटा, उसका पोलराइजेशन हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया। और वाटर के मॉलिक्यूल का जैसे ही पोलराइजेशन हुआ, इस Q1 के चारों तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे बेटा वो ऐसे डाइपोल्स बनाएंगे। डाइपोल, दो पोल, डाई मतलब दो, दो पोल, माइनस और प्लस। माइनस आ जाएगा इस Q1 के नजदीक
तो वाटर के जो मोलिक्यूल्स होंगे बेटा इस Q1 चार्ज को ऐसे घेर लेंगे, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, बेटा यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में इफेक्टिवली, इसके नजदीक में इफेक्टिवली बेटा कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, और अगर इसके नजदीक में अगर बेटा इफेक्टिवली अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो आस पड़ोस के रीजन के अंदर जो Q1 का प्रभाव था उसके साथ साथ इस नेगेटिव चार्ज का भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। ऑफ कोर्स Q1 के कारण अगर फोर्स लगेगा ऐसे, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स लगेगा ऐसे, तो आपका जो नेट फोर्स था वो तो घट गया, आपका जो नेट फोर्स था वो तो घट गया। और यही कहानी Q2 पर भी होगी। ये Q2 चार्ज भी अपने आस पड़ोस के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके इस तरह से पोल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम पोलराइजेशन बोलेंगे, और हम कहेंगे कि वाटर जो है डायपोल की तरह बिहेव करने लग गया है, और वाटर मॉलिक्यूल के जो डायपोल्स हैं बेटा उसको ऐसे घेर लेंगे, बेटा माइनस प्लस, माइनस प्लस, बेटा माइनस प्लस, माइनस प्लस। अगेन बेटा इस प्लस Q चार्ज के साथ बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जानते हो तुम क्या करेगा बेटा, ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रेपेल करेगा, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज जस्ट इसको घेर के बैठा है बेटा वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से इस Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो जितना हम सोचते थे उससे कम आएगा। तो जैसे बेटा आपने इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम के अंदर रखा बेटा, वैसे ही आपका जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी एक चार्ज पार्टिकल पर बेटा, वो पहले वाले फोर्स से कम आएगा, लेस आएगा। और जितने टाइम्स कम आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मीडियम कितने बढ़िया तरीके से पोलराइज हो सकता है, और कोई मीडियम कितने बढ़िया तरीके से पोलराइज हो सकता है ये डिपेंड करता है उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर। कोई बहुत बढ़िया तरीके से पोलराइज हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है कि इतने आसान तरीके से पोलराइज ना हो। अगर बड़ा ये सारा मेटल होता, मेटल्स के बड़ा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से आते हैं, उसमें पोलराइजेशन बहुत शानदार होता, और पोलराइजेशन अगर बहुत शानदार होता है और तगड़ा नेगेटिव चार्ज आता, अगर नेगेटिव चार्ज तगड़ा आता तो बड़ा जी वो वहां पर फोर्स कम से कम आता। तो इसका मतलब पोलराइजेशन कितना होगा वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, और पोलराइजेशन से डिपेंड करेगा कि कितना नेगेटिव चार्ज इसके पास में आएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इसके पास में आएगा दूसरे चार्ज पार्टिकल और फोर्स उतना ही कम आएगा। तो फोर्स इस बात पर डिपेंड करने लग गया है कि मीडियम कौन सा है। तो बेटा अब आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी बेटा, तो फोर्स की वैल्यू विल बी, मैं बेटा K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि बेटा जो K डैश है वो हमारा वाला K नहीं है, जो 9 × 10⁻⁹ था ना, वो नहीं है, उससे कम है। ये तो आप समझ गए होंगे, उससे कम है। कितना कम है वो डिपेंड करता है बेटा किस पे, मीडियम पे। इस K को बेटा मैं लिख रहा हूं 1/4πε। बेटा देखना क्या लिख दिया है, 1/4πε। बेटा अगर आपको दिक्कत है मैं अलग से दिखाया तो 1/4πε। बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी थी, किसकी, वैक्यूम की। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, किसकी, इस मीडियम की। तो आप कह सकते हो कि इस साइन का नाम तो बड़ा हम पहले से जानते हैं, साइन का नाम तो एप्सिलॉन है, और इस टर्म को आप कह सकते हो कि बेसिकली इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा मीडियम की प्रॉपर्टी है, और आप इस बात को बड़ा समझ गए होंगे कि ये जो एप्सिलॉन है, पक्की बात है कि एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है। ये एप्सिलॉन नॉट से बड़ा आएगा तभी तो ये K डैश उस K से छोटा आएगा। सो वी आर वेरी श्योर कि दिस एप्सिलॉन शुड बी मोर देन दैट एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर तो सिर्फ तब होगा जब एयर ही हो, अदरवाइज बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ वेल दिस मीडियम कैन बी पोलराइज्ड। तो बेटा मैं इस बात को कह सकता हूं कि दिस एप्सिलॉन विल बी मोर फॉर द मीडियम which can be easily
पोलराइज्ड। एंड किस एक्सटेंट तक बेटा किसी मीडियम को आप पोलराइज कर सकते हो डिपेंड करता है उस मीडियम पे। तो पक्की बात है कि एप्सिलॉन जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है। सो दिस परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम इज ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। बेटा इस एप्सिलॉन की यूनिट और डायमेंशन वापस लिखाने की जरूरत नहीं है ना, वही यूनिट आएगी जो एप्सिलॉन नोट किया आएगी बेटा, अलग क्यों आएगी, वही आएगी। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या आएगी तो मैं बोल दूंगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई मुझसे पूछे सर डायमेंशन क्या आएगी, और बेटा वही आएगी जो मैंने निकाली थी, मैं तो भूल गया, ठीक है, तो आप वही लिख सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ी कहानी में एक बात और, ये एप्सिलॉन नोट से कितने टाइम्स है, सुना मैंने क्या कहा, कितने टाइम्स है, उस रेशो को भी हम एक नाम दे देते हैं, मजा आएगा ऐसे। तो दिस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, ये क्या बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये जो रेशो है बेटा, इस रेशो को हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बेटा हम नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा ये मत सोचना कि बहुत ही कोई हाई फाई काम हो गया है, इसका सिर्फ एप्सिलॉन आर का सिर्फ ये अर्थ है कि ये बता रहा है कि इस मीडियम का जो एप्सिलॉन है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी कितने टाइम्स है, एंड दैट्स इट, कितने टाइम्स है बस। तो मैं आपसे पूछ बेटा बताना एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी, आप बोलोगे सर कैसे फालतू बातें कर रहे हो आप, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट सेम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट इज यूनिटलेस। बेटा बताना इसके डायमेंशन क्या होगी, आप अगेन कहोगे सर अगेन फालतू बात है, सर ऊपर एप्सिलॉन की डायमेंशन भी वही है, वैक्यूम का जो एप्सिलॉन उसके डायमेंशन भी वही है, कैंसिल हो जाएंगे, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। आप तो बल्कि कहोगे सर इट इज जस्ट ए रेशियो, और वो भी ऐसा रेशो जो हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 के बराबर कब होगा, जब बेटा आपका मीडियम भी वैक्यूम या एयर ही हो जाए बेटा, तब तो आपका 1 हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्युटली 1 से बड़ी होगी। आई होप बेटा समझ गए होंगे। मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, वाटर का जो एप्सिलॉन आर है आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, मेरा एम याद कराना नहीं, मेरा एम इस बात को फील कराना है कि वाटर का एप्सिलॉन आर 81 टाइम्स है। इसका मतलब उसका ये परमिटिविटी, उसका जो परमिटिविटी है बेटा ये एयर के मुकाबले 81 टाइम्स है, इसलिए फोर्स जो है वो 1/81 टाइम्स है, 81 टाइम्स नहीं 1/81 टाइम्स, ये नीचे आएगा, देख लेंगे नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। और इसी तरह से अगर बेटा मैं कहूँ मेटल के लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर मेटल के लिए तो पोलराइज करना और आसान होगा, सर और आसान होगा तो ये नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा आएगा, सर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा आएगा तो फोर्स और कम आएगा, फोर्स और कम आएगा तो सर एप्सिलॉन और बड़ा आएगा, एप्सिलॉन और बड़ा आएगा तो एप्सिलॉन आर बहुत बड़ा आएगा। तो आप कह सकते हो कि मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है बेटा वो इनफाइनाइट होती है। दोनों ही बेटा आपको बातें याद नहीं करनी, मैं तो ऐसे बेटा फील कराने के चक्कर में इतनी सारी बातें बोल रहा हूं। आई होप यू बेटा गेट द पॉइंट। तो ये बेटा हमारा एप्सिलॉन आर की कहानी है, रिलेटिव परमिटिविटी की कहानी है। मैं बेटा फिर से हमारे फॉर्मूले पे वापस से आता हूं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए बेटा मैं मिटा रहा हूं, अदरवाइज बेटा हमने जो फॉर्मूला अभी अभी लिखा था मैं उसी फॉर्मूले पर उसी बात पर वापस आ रहा हूं। और बेटा बात दरअसल ऐसी है, सुनिएगा, कि अपना जो फोर्स था इन एनी अदर मीडियम हमने उसको लिख लिया था बेटा, क्या लिख लिया था, K डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K डैश को मेरे बच्चे क्या लिख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q1 Q2 ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। याद करो बेटा एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इनटू बेटा आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है बेटा। हमारा जो K डैश है उसकी वैल्यू बेटा चाहो तो आप अलग से दिखा देता हूँ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर।
बड़ा इस 1/4πε0 की वैल्यू मुझे याद है बच्चों ने, यहाँ से मुझे भी याद है, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई εr। कुल मिलाकर हमारे के की जो वैल्यू है वो हमारा जो एक्चुअल के था, जो एरिया वैक्यूम में के था, उसके मुकाबले कम है। और बड़ा कितने टाइम्स कम है? εr टाइम्स कम है। तो बड़ा बड़े आराम से इस के की वैल्यू लिख सकते हो, हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। आई होप बेटा समझ गए होंगे। ये बड़ा हमारा फोर्स आ गया। और आप जानते हो के की वैल्यू बेटा अगर 1/εr टाइम्स हो गई है तो फोर्स की वैल्यू भी बेटा 1/εr टाइम्स हो गई है। तो हमारा काम बड़े आराम से इस तरह से चल जाएगा। फेयर इनफ। इस εr का एक नाम और है बेटा जो आगे जाके भी बेटा तुम्हारे काम आ सकता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बड़ा आगे जाके हमारे कैपेसिटर चैप्टर में ये वाला नाम बड़ा बहुत बार आएगा। तो आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलें या बड़ा आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलें, एक ही बात है। और ये बड़ा हमारे इस तरह से काफ़ी काम आ सकता है। किसी भी सवाल के अंदर बड़ा आपको εr की जो वैल्यू होगी वो इन जनरल दे रखी होगी, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? कारण समझ में आ गया बेटा फोर्स कैसे कम हुआ, है ना? चलिए बेटा आगे चलते हैं, थोड़े सवाल करते हैं। बड़ा बातें तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं। अगर किसी सवाल के अंदर ये नहीं बता रखा कि मीडियम कौन सा है, तो ऐसे केस के अंदर आप लोग बेटा हमेशा ही एयर और वैक्यूम मान के ही सवाल करोगे। बस इतनी सी बात, एयर है। चलिए बेटा हमारे कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले पर हम वापस से भी आएंगे बेटा। फिलहाल एक बार हम स्केलरली क्या क्या कर सकते हैं वो कर लेते हैं बेटा, फिर वेक्टर फॉर्म के अंदर भी इस फॉर्मूले को हम देखेंगे। चलिए बच्चों दो सवाल पूछ रहा हूं बेटा आपको। एक चार्ज है बेटा 2 मिली कूलम्ब, दूसरा चार्ज है बेटा -3 माइक्रो कूलम्ब, और दोनों के बीच में बेटा सेपरेशन है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। बेटा सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे बेटा। मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं बेटा। कुछ नहीं बोल रखा तो बेटा ऑफ कोर्स हम इन दोनों को कहां पड़ा मानेंगे? एयर में। बेटा बोलना के की वैल्यू कितनी है? आप सर के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2, Q1 है 2 × 10⁻³ कूलम्ब, Q2 है 3 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। सर माइनस क्यों लिख रहे हैं? बेटा माइनस तो ऐसे डायरेक्शन बता रहे हैं, हम डायरेक्शन तो वैसे निकाल भी नहीं रहे हैं, तो लीव दैट। कभी वेक्टर फॉर्म में करेंगे बेटा तब तो फिर भी कर लें। अपॉन आर का स्क्वायर, थोड़ा 10 सेंटीमीटर लिख दो, ले बेटा SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिखेंगे, थोड़ा हम उसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर कैंसिल, कूलम्ब का स्क्वायर बेटा कूलम्ब का स्क्वायर कैंसिल, 10⁻⁹ बेटा 9 कैंसिल। हमारे पास बेटा आंसर शायद आ गया 9 × 2 × 3 बेटा 0.1 का स्क्वायर ऊपर गया तो 100 ऊपर आ गया बेटा मेरे ख्याल से 5400 न्यूटन आंसर आ गया बेटा। एक बार चेक करना सही है। हाँ बेटा 5400 न्यूटन आपका आंसर आ गया, बढ़िया आंसर। ठीक है आगे चलिए बेटा, एक सवाल और पूछता हूं। अगेन अपने बेटा सिंपल कूलम्ब्स लॉ पे सवाल पूछ रहा हूं। बीचों बीच बेटा कोई +Q चार्ज है और हमने इसको फिक्स रखा हुआ है। इसका जो रेडियस है बेटा वो ऐसे R है, और यहां कहीं बेटा मेरे पास एक दूसरा चार्ज है बेटा -Q, और इसका मास है। इसको बेटा कितनी वेलोसिटी दूं कि ये +Q के चारों तरफ चक्कर काटता रहे? बेटा उस V0 के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। कितनी वेलोसिटी दूं कि बेटा इस कैपिटल Q के चारों तरफ चक्कर काटता रहे? कुछ नहीं बोल रखा बेटा, हम इसको एयर मान के चलेंगे। ठीक है ना? और फाइंड V0 for -Q2/4
सर्कुलर मोशन अराउंड प्लस क्यू। ठीक है बेटा, ये वाला प्लस क्यू बेटा इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी न किसी फोर्स एफ से। इस फोर्स को हमें बेटा लिखना आता है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू के Q1 Q2 दैट इज Q अपॉन आर स्क्वायर। बेटा माइनस क्यू लिखने की जरूरत नहीं, बेटा माइनस क्यू तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इस प्लस क्यू ने इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट किया है बेटा। ठीक है, डायरेक्शन दिखाई दी है। दिस इज द फोर्स एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा अगर इस तरह से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी अगर v नॉट है, देन यू नो इट वेरी वेल कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला शायद मेरे बच्चों को याद है, दैट इज v नॉट का स्क्वायर अपॉन r। एक बेटा r से r कैंसिल, बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ k q अपॉन mr। ये बेटा v नॉट आ गया। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस चार्ज पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए v नॉट बाई r, बेटा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k q अपॉन mr3। हमारा बड़ा आंसर तो आ गया, हम और बातें कर रहे हैं। पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा, कोई हमसे अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो मेरे बच्चे बोले सर टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ mr³ अपॉन k³ फेयर ना। बेटा कोई हमसे पूछ ले कि इस चार्ज पार्टिकल ने जो चक्कर काटा है उस चक्कर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आई रियली होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेंगे उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स बेटा कितनी 1/t होती है बेटा, 1/t लिखी तो मेरे पास आंसर आ गया 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ बेटा क्या k³ अपॉन mr³। ये बेटा अपनी फ्रीक्वेंसी। तो कोई बात अगर पूछेंगे बेटा हम बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। मेन चीज तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ये कूलम्ब्स लॉ लिखना था। अच्छा बेटा एक बात और, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ना, अच्छी बुक्स के अंदर आंसर बेटा के में छोड़ना पसंद नहीं करते। के को आप हमेशा क्या लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने तो बेटा छोड़ दिया है, बट आप अगर आंसर मैच कराओगे किसी भी बुक से तो बेटा लोग बाग के में आंसर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो हर जगह बेटा जहां पर आपने के लिख रखा है वहां पर आप के की जगह बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया करो, अच्छा रहेगा, फिर मैच कर जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखा। अब हम उसको थोड़ा डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। हालांकि हमने डायरेक्शन भी देखी, बट वो डायरेक्शन बड़ा सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख ले कि अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। हम उस डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो चलिए सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज बेटा Q1 और एक चार्ज Q2। इन दोनों के बीच में सेपरेशन r है और Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की जो पोजीशन है लेट से बेटा वो r वेक्टर है। अब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा या तो वो r वेक्टर की तरफ होगा या r वेक्टर के अपोजिट होगा। अगर दोनों के साइन सेम हुए तो r वेक्टर की तरफ होगा, दोनों के साइन अपोजिट हुए तो बेटा जी ऑफ कोर्स r वेक्टर के अपोजिट होगा। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि फोर्स कैन बी रिटन एज magnitude is k q1 q2 upon r square multiplied with direction. Direction is of course represented by a unit vector. In this case I could easily say कि there is a unit vector along r vector. Unit vector along r vector can be represented by r cap. अब सुनना बेटा बात, अगर q1 q2 सेम साइन के हुए, दोनों प्लस प्लस तो भी ये टर्म प्लस आएगी, दोनों माइनस माइनस तब भी बेटा ये टर्म प्लस आएगी। और अगर ये सारी टर्म प्लस आ रही है तो फोर्स जो है वो आर कैप की तरफ है। क्या सच्ची में ऐसा है? आप बोलोगे हाँ सर, ये दोनों प्लस प्लस तो फोर्स आर कैप की तरफ, ये दोनों माइनस माइनस तो भी फोर्स आर कैप की तरफ। बढ़िया बेटा, Q1 Q2 अगर अपोजिट साइन के हुए, एक प्लस में और एक माइनस में हुआ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा नेगेटिव। तो फिर फोर्स आर कैप की तरफ नहीं है बल्कि माइनस आर कैप की तरफ है। बेटा माइनस आर कैप की तरफ मतलब बेटा आर कैप के अपोजिट।
क्या सच्ची में ऐसा है? आप बोलोगे हाँ सर, एक भी अगर प्लस माइनस हुआ तो फोर्स जो होगा वो आर कैप की तरफ नहीं होगा, माइनस आर कैप की तरफ होगा। सो यू कुड इजीली से कि फोर्स जो आएगा वो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से आएगा। बस इस बात का ध्यान रखें अब कि जो Q1 Q2 है बेटा, दे मस्ट बी विथ साइन। अगर पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखें, जो भी उनका साइन है साइन के साथ लिखें। एक बात है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप कैन ऑलवेज बी रिटन एज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये बड़ा आपका फोर्स। आप बोलोगे सर सारी बातें समझ में आ गई, के कैसे लिखना हमें पता है, एरिया वैक्यूम है तो 9 इंटू 10⁹, कोई और मीडियम है तो 9 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। Q1 Q2 चार्जेस लिखने विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आर क्यूब, आर है दोनों के बीच का सेपरेशन। सर ये आर वेक्टर क्या है? बेटा आर वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। टेल कहां पर और हेड कहां पर है? टेल वहां है जिस चार्ज के कारण फोर्स निकालना है, हेड कहां पर है जिस पर फोर्स निकालना है। सो यू कुड इजीली से कि आर वेक्टर जो है उसकी टेल जो है वो एट द चार्ज due to which force is to be found। बेटा जिसके कारण फोर्स निकालना है बेटा वहां पर तो टेल होनी चाहिए, और बेटा इसका हेड कहां पर होना चाहिए? एट द चार्ज on which force is acting, at the charge on which force is acting। बस बेटा इतनी सी बात है। तो बेटा विद साइन लिखें और बेटा ऐसे ऐसे अरेंज कर लें, हमारा बड़े आराम से बेटा आंसर आ जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, इस बात पे एक छोटा सा सवाल कर लेते बेटा। छोटा सा सवाल बेटा, कहानी ऐसी है कि आपके पास बेटा दो पॉइंट्स हैं। लेट्स बेटा दिस पॉइंट इज 1,2,3 मीटर्स एंड देयर इज अनदर पॉइंट बेटा यहाँ पर बेटा, लेट्स बेटा दैट पॉइंट इज 4,6,-2 मीटर्स। ठीक है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है 3 मिलीकूलम, यहाँ बेटा मैंने कोई चार्ज रखा है -6 माइक्रोकूलम। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। देखा बेटा कैसे बोल दिया, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ऑन -6 माइक्रोकूलम चार्ज। -6 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बताओ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपका आर वेक्टर है। किस पर फोर्स निकालना है? -6 माइक्रोकूलम पर। किसके कारण निकालना है? ऑफ कोर्स बेटा दूसरा चार्ज 3 मिलीकूलम। तो बेटा मेरे पास आर वेक्टर आएगा ऐसे। आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 1 दैट इज 3 along x axis, तो बेटा आई कैप 6 - 4, सो बेटा 6 - 2 दैट इज 4, इट इज along y axis, so 4j कैप -2 - 3 बेटा दैट इज -5k कैप मीटर। अगर मैं कहूं बेटा इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे सर इट्स वेरी इजी, दैट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 5√2 मीटर। अब बेटा सिर्फ वैल्यूज रखनी है, बेटा वैल्यूज रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा वैल्यूज रखिएगा, बेटा वैल्यूज रखिएगा। फोर्स कितना होगा बेटा? फोर्स होगा K, बेटा K इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 इज 3 मिलीकूलम, तो 3 इंटू 10⁻³ कूलम
into Q2. But what is Q2? Q2 is -6 into 10 raised to power -6 कूलम. R वेक्टर, बड़ा R वेक्टर आप लोगों ने जैसे बताया दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इन मीटर डिवाइड बाई R क्यूब दैट इज 5√2 मीटर की पावर 3. बड़ा मीटर की पावर 3, मीटर का स्क्वायर, मीटर बड़ा ये कैंसिल, कूलम का स्क्वायर बड़ा कूलम का स्क्वायर गेट्स कैंसिल. सो दिस इज योर आंसर. आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व कर सकते हो, बड़ा दिस इज योर आंसर. बड़ा ये 10 raised to power 9 और -3 और -6 बड़ा ये भी कैंसिल. ये बड़ा आपका फोर्स. यही फोर्स अगर बड़ा मैं आपसे अगर 3 मिली कूलम पर पूछूंगा थोड़ा मैग्नीट्यूड तो ये आएगा, सिर्फ फोर्स बड़ा किस में अंतर आएगा, डायरेक्शन में. थोड़ा तब आप आर वेक्टर ऐसे डिफाइन करोगे, बड़ा फिर हल्का सा अंतर आएगा. आर वेक्टर -3i कैप -4j कैप एंड +5k कैप. बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम. थोड़ा इस तरह से आप बड़ा वेक्टर फॉर्म में बड़े आराम से बड़ा कूलम्बिक फोर्सेस को निकाल सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. किसी एक चार्ज पार्टिकल पर दूसरा चार्ज पार्टिकल किस तरह से कूलम्बिक फोर्स लगाएगा पता लग गया बेटा. लेकिन किसी एक चार्ज पार्टिकल पर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स अगर फोर्स लगा रहे हो तो बेटा उसे कैसे सॉल्व करना है, उसे बड़ा बताने के लिए हमारे पास आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई Q1 चार्ज है, इसके Q चार्ज है, इसके आस पड़ोस में ये कोई Q1 चार्ज है. इस Q1 चार्ज ने बेटा इस Q चार्ज पर मान लीजिए फोर्स लगा रखा है इस तरफ F1 वेक्टर. यहां कहीं बेटा कोई दूसरा चार्ज है Q2. इस Q2 चार्ज ने इस Q चार्ज पर बेटा फोर्स लगा रखा है इस तरफ लेट्स से बेटा F2 वेक्टर. अब Q2 वाला चार्ज यहां पर चाहे हो या ना हो, ये Q1 तो इस Q चार्ज पर F1 ही लगाएगा, और उसी तरह से ये Q1 चार्ज यहां पर चाहे हो या ना हो, ये Q2 चार्ज तो इस Q चार्ज पर F2 ही लगाएगा. और अगर ये दोनों होंगे तो जो इस Q चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का समेशन आएगा. एंड ऑफ कोर्स फोर्सेस का समेशन मतलब वेक्टर्स का समेशन, तो समेशन कैसा आएगा, वेक्टर समेशन आएगा. इसी तरह से मान लो कि यहां पर कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3, चाहे ये दोनों चार्ज पार्टिकल यहां पर हो या ना हो, ये Q3 चार्ज तो इस Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा ऐसे, एंड दैट फोर्स विल बी F3 वेक्टर. एंड हेंस वी कुड इजीली से दैट कि इस Q चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा बड़ा दैट विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3. किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अगर फोर्सेस लगा रहे हो तो आप हर एक चार्ज पार्टिकल से फोर्स निकाल लीजिए और उन सबको वेक्टरली ऐड कर दीजिए, तो आपके पास बड़ा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. बस इतना करना है बेटा. तो चलिए बेटा इस बात पे सवाल करते हैं. तो इस बात पर सवाल बड़ा अचानक से खूब सारे आ जाएंगे, खूब सारे सवाल बढ़ जाएंगे, कर लेंगे बेटा सबको, बड़े आराम से सारे के सारे काम बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए सवाल बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स बेटा L लेंथ की है. यहां पर चार्ज Q, यहां पर चार्ज Q और यहां पर चार्ज Q. इसको मैंने A बोल दिया बेटा, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया. फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए. बड़ा ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए. बताएंगे बिल्कुल. अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे के सारे एंगल बड़ा आपके 60 आने हैं. ये वाला Q चार्ज इस Q चार्ज को अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स, सॉरी अपनी तरफ नहीं बेटा, ये वाला Q चार्ज इस Q चार्ज को सेम साइन है इसलिए रेपेल करेगा, और इस फोर्स की वैल्यू को हम बड़े आराम से बड़े प्यार से लिख सकते हैं KQ² L². इसी तरह से ये वाला Q चार्ज इस Q चार्ज को अपने से दूर रेपेल करेगा किसी न किसी फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज K चार्ज का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर. इसको F लिख दिया तो मैंने इसको भी F लिख दिया. क्यों?
क्योंकि ये वाला सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन सेम, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम। और अगर दोनों फोर्सेज अगर सेम है तो आपने एक को अगर F लिख दिया तो दूसरे को भी आप F लिख सकते हो। रिजल्टेंट क्या आएगा? तो यू कुड इजीली से कि सर दिस एंगल इज 60 डिग्री, हेंस दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो समेशन है, एडिशन है, रिजल्ट है, वो उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वो बिल्कुल बीचों बीच। दिस विल बी योर नेट फोर्स। ए पर नेट फोर्स विल बी लाइक दिस, और नेट फोर्स के लिए बेटा वेक्टर समेशन आना चाहिए। आई रियली होप बेटा आपको वेक्टर समेशन आता है, दैट इज रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 times f into f into cos of angle between them. But cos 60 is always equals to half, so it comes out to be root 3f and hence comes out to be root 3. बेटा f को क्या लिखें? बेटा f हम पहले से निकाल चुके हैं, that is already kq square upon l square. This is the force. तो इस A पर बड़ा जो फोर्स है वो इस तरफ, और उस फोर्स की जो वैल्यू है बड़ा वो आपके पास कितने आसानी से निकाल सकते हो, दैट इज रूट 3 kq स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। मेन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि बड़ा आपको वेक्टर समेशन आना चाहिए, वेक्टर्स को जोड़ना आना चाहिए, बाकी सब थोड़ा हो ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स को जोड़ना आना चाहिए। चलिए बेटा मैं सिचुएशन को हल्का सा चेंज करता हूं बेटा, थोड़ा सा चेंज करता हूं और फिर से एक सवाल पूछता हूं बेटा आपसे, ठीक है? अगेन बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 चार्ज हैं वर्टिसेस पर एंड दे आर लाइक दिस। बेटा दे आर लाइक दिस। ये बेटा A है, दिस इज माइनस Q, ये बेटा B है, दिस इज प्लस Q, ये बेटा आपका C है, दिस इज अगेन प्लस Q। ट्राइंगल के साइड्स बेटा L L L है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बेटा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। बेटा C पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। बता देंगे? क्यों नहीं बता देंगे? बड़े आराम से बता देंगे। इस C पर फोर्स लगाने वाले 2 जने हैं, कौन कौन है बेटा? आप बोलोगे सर इस C को ये B वाला चार्ज रेपेल कर रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रेपेल कर रहा है अपने से दूर, और जिस फोर्स से रेपेल कर रहा है बेटा दैट फोर्स इज kq स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। मैं इसको एक बार के लिए F लिख दूं बेटा? आप बोलो हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये वाला माइनस Q इस प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। सर माइनस Q क्यों नहीं लिखा? बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव आएगा, बस। इसके अलावा कोई और रोल थोड़ी बेटा उसका। फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, तो पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ इन दोनों को ऐड करो, तो आप बोलो सर कोई चिंता ही नहीं है इसमें, तो ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो एग्जैक्टली सेम है। हाँ बेटा बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। बेटा देखना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, तो बेटा ये वाला एंगल 120। अगर ये एंगल 120 है तो रिजल्टेंट जो है बेटा बिल्कुल बीचों बीच आएगा, एंड रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। बीचों बीच का अर्थ बेटा समझ गए कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60, एंड अगेन बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 60। लेकिन सर ये नेट फोर्स आखिर आएगा कितना? बेटा वही फॉर्मूला, 2 वेक्टर्स जोड़ना तो बहुत आसान है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 times A इंटू B इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा हमारे पास आ गया दैट इज रूट ऑफ क्या बेटा? F स्क्वायर प्लस 2 times F इंटू F cos 120। बेटा cos 120 इज माइनस हाफ, बेटा कैंसिल, F स्क्वायर कैंसिल, और बेटा नेट फोर्स तो F ही आ गया, मतलब F को और F को ऐड किया तो F ही आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान थोड़ी इस बात में। तो बेटा नेट फोर्स आपका F ही आ गया, और F की बेटा वैल्यू हमें पहले से पता है दैट इज kq स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये बड़ा हमारा आंसर kq स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक है ना? इसी सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि A पर कितना फोर्स है, तो जरा सोचो,
करना नहीं बेटा, ऐसे बातें करना है। तो ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू खींचेगा ऐसे एफ से, ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू खींचेगा ऐसे, कितने से, एफ से। दोनों में एंगल कितना है 60, रिजल्टेंट आएगा पीछे की तरफ कितना बेटा √3f, वही पिछला वाला सवाल। तो इस पर बड़ा फोर्स आएगा इस तरफ √3f। ऐसे बता रहा हूँ बेटा, कभी आपके काम आ जाए इस तरह। ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई इलाका जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मौजूद रहें, दैट एंटायर स्पेस, दैट एंटायर रीजन, दैट एंटायर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखना चाहते हो बेटा छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड is a region in which a charged particle or charged system have its इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। जितने रीजन के अंदर, जितने स्पेस के अंदर बड़ा इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मौजूद रहेंगे, उस एंटायर रीजन को बड़ा हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा, वो मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसके अंदर बड़ा बहुत सारे चार्जेस हैं, इधर उधर किसी न किसी तरीके से पड़े होंगे। इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से मुझे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स निकालने हैं कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं। उन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को क्वांटिफाई करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आम बोलचाल में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। जैसे हम चाहें तो बड़ा ई वेक्टर भी बोल सकते हैं। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, उन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसे कैसे डिफाइन करना है, सुनना। इस P पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज रख दो Q0। इस Q0 को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। जितना छोटा हो उतना बढ़िया। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है, ये इस पॉइंट P पर पड़े हुए इस Q0 चार्ज पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगी, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q0 इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट पॉइंट P। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सिंपल। जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, उस पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दो। उस टेस्ट चार्ज ने कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। फिर से ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये Q0 की वजह से नहीं है। यहाँ पर चाहे Q0 हो या ना हो, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर चार्ज रखना पड़ता है, क्योंकि कोई चार्ज रखोगे बेटा तभी तो कोई ना कोई उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करके अपने ऊपर कोई फोर्स लगा पाएगा। और उस फोर्स को अगर मैं उस चार्ज से, उस टेस्ट चार्ज से अगर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। बेटा फिर से मैं रिपीट कर दूँ इस बात को। कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है बेटा, मान लो पॉजिटिव चार्जेस हैं ऐसे, इनकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकाल लेंगे। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर चार्ज हो या ना हो, लेकिन इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज रखना पड़ेगा। जिस चार्ज को मैं यहाँ पर रखूंगा उसे मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट चार्ज। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज ने इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय आपका जो टेस्ट चार्ज है, ये आ गया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर होगा ही होगा इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, यहाँ पर चाहे Q0 रखो या ना रखो। हाँ, Q0 रख दिया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये Q0 रेस्पॉन्ड करके कोई ना कोई फोर्स भी लगा देगा।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कोई भी बात समझ में आती है ना, वो सारी लिखो। सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिख गया होगा बेटा, फोर्स अपॉन चार्ज। दूसरी बात, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई क्यू नॉट चार्ज अगर पड़ा है, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई क्यू नॉट चार्ज पड़ा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स क्यू नॉट इनटू ई। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव हुआ तो एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस क्यू नॉट पर फोर्स भी उसी तरफ ही लगेगा। तो जो फोर्स होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। अगर आपका ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पर जो, अगर ये चार्ज बड़ा नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उस केस में ये जो इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अगली बात बेटा, यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी ऑफ कोर्स न्यूटन पर कूलम। कोई अगर मुझसे पूछे कि यूनिट क्या होगी तो मैं कहूँगा दैट इज न्यूटन पर कूलम। आगे जाकर मैं ये भी कहूँगा कि इसकी यूनिट एक और होगी बेटा वोल्ट पर मीटर। सर डायमेंशन क्या होगी? बेटा वेरी सिंपल, ऊपर तो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन तो mL_t-2, नीचे चार्ज है बेटा it, तो mL_t-3 I-, ये आपके पास इसकी डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ही है। अच्छा बेटा एक बात और, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इसकी यूनिट डायमेंशन सब बढ़िया तरीके से लिख ली। इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लॉ भी बेटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से वैलिड है। मान लीजिए 4 या 5 चार्जेस हैं और उनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये ज़रूर याद रखना कि है ना, ऑफ कोर्स वेक्टर्स को जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़कर ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड नेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी बातें अपन को याद रखते हैं। आगे चलते हैं, एक सवाल, बढ़िया सा सवाल और डेफिनेशन बढ़िया से समझ पाओ इस तरह का आपका ये सवाल है। अब मैंने क्या किया बेटा, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं और इसके पास में कोई ना कोई पॉइंट P पड़ा है। ठीक है, एट पॉइंट P इफ -3 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस दिस मच फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर से बोलता हूँ बेटा, ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इनके कारण P पॉइंट पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, भले तुम P पॉइंट पर चार्ज रखो या न रखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे P पॉइंट पर कोई ना कोई चार्ज रखना पड़ेगा। इस P पॉइंट पर अगर मैं ये वाला चार्ज रखता हूँ, जिसे मैं एक बार के लिए टेस्ट चार्ज बोल दूँ, तो वो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो बताओ कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वेरी सिंपल, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस Q नॉट चार्ज ने कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया है डिवाइड बाय Q नॉट। कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया 12I - 6J + 9K मिली न्यूटन। बेटा मिली मतलब 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय चार्ज। बेटा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻⁻6 कूलम। मेरे पास आ गया -4I + 2J -3K × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पर Q नॉट चार्ज ना भी रखूँ ना, तब भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब मैं सवाल में एक बात और ये पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि इस -3 माइक्रोकूलम चार्ज को रिप्लेस कर दिया बाय 2 माइक्रोकूलम चार्ज।
मैंने इसको 2 माइक्रोकूलम चार्ज से रिप्लेस कर दिया। अब बताओ कि इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये अगला सवाल है। वेरी सिंपल, तुम यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम चार्ज रखो या 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखो, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रहेगी। अगर तुमने यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया तो आप ऐसा कह सकते हो कि देखो सर सीधी सी बात है कि इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहाँ पर आपने कितना चार्ज रखा है मल्टीप्लाइड बाई इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना चार्ज रखा है बच्चे वाले से, मैंने चार्ज रखा है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, 2 माइक्रोकूलम ये होता है, मल्टीप्लाइड बाई सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है -4i कैप +2j कैप -3k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बड़ा कूलम से कूलम कैंसिल, आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा, -8i कैप +4j कैप -6k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन या मिली न्यूटन, जैसा बोलना चाहो वैसे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। पढ़िए, समझ में आती होगा। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्चुअली डिफाइन करने का सबसे अच्छा सवाल था, डिफाइन करने के लिए अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, ये बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे हवा में ऐसे फ्लोट कर रहा है। चार्ज है बेटा आपका -8 माइक्रोकूलम चार्ज और इसका मास दे रखा है 80 मिलीग्राम। ग्रेविटी वाला स्पेस है, ठीक। ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, हवा के अंदर इक्विलिब्रियम पे है ये वाला चार्ज। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सोचो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका m मास है, तो ऑफ कोर्स इसको अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ mg से। जरूर इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पे है। तो इस पर पक्की बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। सर क्यों लग रहा होगा, जरूर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सवाल में पूछा भी तो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे रीजन के अंदर पक्की बात है कि नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सर नीचे की तरफ क्यों होगी जब इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो mg के बराबर होगी। सर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो फॉर्मूला था। इट शुड बी इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास बड़ा वैल्यू आ गई है mg/q। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज भटकनी है। मास कितना है बेटा, 40 मिलीग्राम। इसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करो तो 40 × 10⁻⁻⁶। सर -6 क्यों बेटा, मिलीग्राम है, SI यूनिट तो kg होती है, तो पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3, फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर से 10⁻⁻3। जी बेटा 10 ले लेता हूँ, डिवाइड बाई q। बेटा q तो तुम सिर्फ और सिर्फ 8 × 10⁻⁻6 8 माइक्रोकूलम लिख लो। सर माइनस क्यों लिखा बेटा, माइनस तो वैसे भी डायरेक्शन बता रहा था, डायरेक्शन तो हम शुरुआत में सेट कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्व करते ही बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। और बेटा बताना कितनी आ गई बेटा, मेरे ख्याल से तो 50 आ गई है न्यूटन पर कूलम। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ। कितनी आ गई, 50 न्यूटन पर कूलम नीचे की तरफ। आगे चलिए बेटा, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। मेरे पास ये एक m मास का q चार्ज है, m मास का q चार्ज है, ये ग्राउंड है बेटा। और इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड है E। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये वर्टिकल प्लेन है। ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस, ये वर्टिकल। m मास के q चार्ज को मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर u वेलोसिटी से फेंक दिया। आपको बड़ा हल्का फुल्का तो आइडिया है कि ये चलते 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 यूं जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मतलब यहाँ से तक आने का टाइम बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, बेटा ये वाली मैक्सिमम जो हाइट आती है ये बताओ, और रेंज बताओ। आई रियली होप बट आपको पता है कि रेंज ये होती है।
अब सुनना बेटा, ये m मास का पार्टिकल जब भी हवा में होगा तो उस पर कौन से फोर्सेस होंगे? एक तो अर्थ पुल कर रही होगी नीचे की तरफ mg, दूसरा इसका चार्ज है पॉजिटिव और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है। होगी कोई आस पड़ोस में सिस्टम ऑफ चार्जेस, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है ऐसे नीचे की तरफ, सवाल में दे रखा है उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है नीचे की तरफ, तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ एक फोर्स और आएगा, इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपके सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उन्होंने नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है वो, ये नीचे की तरफ नेट फोर्स है। ये जो नीचे की तरफ नेट फोर्स है इसको आप चाहो तो लिख सकते हो m इंटू जी इफेक्टिव। यहां से मेरे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई है? g प्लस क्यू ई अपॉन एम। ये नीचे की तरफ मेरे पास g इफेक्टिव आ गया है। अब बच्चे इस बात को समझते हैं कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g होता, आज नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, बस g नहीं है, g से ज़्यादा है, तो फॉर्मूले वही रहेंगे, बस जहाँ जहाँ g इफेक्टिव लिखा हुआ था वहाँ सॉरी जहाँ जहाँ पर g लिखा हुआ था वहाँ g इफेक्टिव लिख दो, काम बन जाएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैसे तो फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g, लेकिन आज नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g नहीं है बल्कि g प्लस क्यू ई अपॉन एम है। ये किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैक्सिमम हाइट कितना होगा, बेटा मैक्सिमम हाइट का वैसे तो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स g। अब g तो बेटा आज है ही नहीं, नीचे की तरफ तो क्या है g प्लस क्यू ई अपॉन एम। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g थोड़ी है, जो है वो लिख दो बेटा g प्लस क्यू ई अपॉन एम। तो आपको कुछ भी बड़ा वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने जो पहले से फॉर्मूले याद कर रखे हैं, आपने जो पहले से बातें याद कर रखी हैं, उससे हमारा सारा का सारा काम तो ऐसे ही बन जाएगा, हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे होगी, आराम से देखते हैं बेटा। पहले मैं एक बार स्केलर वाले तरीके से बता रहा हूं, है ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड टाइप बता रहा हूं। सुनना, ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैं बड़ा स्केलर नहीं मैग्नीट्यूड लिखता हूं। मैं एक बार सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, एक बार अगर मैग्नीट्यूड आ गया तो फिर बाकी बातें अपन और कर लेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो एक काम करो, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो क्यू नॉट। आप बोलोगे सर चलो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पर बाहर की तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि वो फोर्स होगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बाहर की तरफ। ये चार्ज है पॉजिटिव और इस पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो पक्की बात है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स है। क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो घटेगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। आई रियली होप बड़ा समझ गए होंगे। लिख भी लेना बड़ा इस बात को, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बड़ा प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगी। अगर मान लो कि मेरे पास यहां पर कोई माइनस क्यू चार्ज होता और इसकी वजह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोचता हूं बेटा यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दो। मैंने बेटा यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट, ठीक है ना। ये वाला नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को खींचता अंदर की तरफ किसी न किसी फोर्स से।
अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स है अंदर की तरफ, तो पक्की बात है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स नहीं होगी, रेडियली इनवर्ड्स होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स। बस रही बात बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, वही आएगी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय बेटा ये आपका क्यू नॉट। बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ऑफ कोर्स के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। सर वो माइनस क्यों लिख रहे हैं बेटा, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डिवाइड बाई क्यू नॉट। बेटा फिर से मैग्नीट्यूड तो वही आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास है। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है, अंतर सिर्फ और सिर्फ ये कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 रेडियली आउटवर्ड्स होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 रेडियली इनवर्ड्स होगी। और मैग्नीट्यूड का तो बड़ा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इसी को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। अच्छा पहले एक सवाल कर लेते हैं फिर वेक्टर फॉर्म देख लेंगे। 5 मिली कूलम एक चार्ज है, उससे 3 मीटर दूर एक पॉइंट है P। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इस 5 मिली कूलम के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहली बात थोड़ा 5 मिली कूलम पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर पूछें तो बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू इज 5 इंटू 10⁻³ कूलम्ब अपॉन बड़ा डिस्टेंस का स्क्वायर। 3 मीटर की बड़ा डिस्टेंस है तो 3 मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर कैंसिल, कूलम्ब कैंसिल, 9 से बड़ा 9 कैंसिल। मेरे ख्याल से आंसर मेरे पास आ गया 5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम्ब। ये है ना 5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम्ब, ये हमारा आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमारे पास कोई चार्ज है और उसके कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। लेट्स से आपके पास कोई ना कोई चार्ज है Q, ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। इसकी वजह से मुझे ऐसे R वेक्टर की पोजीशन पर एक पॉइंट है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक काम करो, इस पॉइंट P पर कोई ना कोई Q नॉट चार्ज रख दो। ये वाला Q चार्ज इस पॉइंट P पर रखे हुए Q नॉट चार्ज पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट जो है वही तो ऑफ कोर्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है सिंपल सी बात है। आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, उस Q नॉट चार्ज ने कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइड बाय Q नॉट। उस फोर्स का फॉर्मूला तुम पहले से जानते हो बेटा, के क्यू नॉट इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3 अपॉन क्यू नॉट। बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू के क्यू। बेटा क्यू नॉट तो कैंसिल अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहो तो ऐसे, बस ये जरूर ध्यान रखना कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो तो ये वाला जो कैपिटल क्यू है ना, ये विद साइन होना चाहिए। ये बड़ा विद साइन होना चाहिए, विद साइन होगा तभी तो बड़ा मामला सेट होगा। ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा तो जिस तरफ आपका आर वेक्टर उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही वाला चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो आर वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ऐसा हमने याद भी कर रखा है। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में अगर याद रखना चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो। आर वेक्टर का बेटा जी टेल कहाँ पर है और हेड कहाँ पर है वो आपको नजर आ गया होगा। टेल उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, हेड कहाँ पर है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए एक सवाल के थ्रू अपन इस बात को देखते हैं। मेरे पास एक -50 मिली कूलम का चार्ज है, पॉइंट P बेटा यहाँ कहीं है कोई, -50 मिली कूलम का जो चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी दे रखे।
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, बेटा देखो ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी, निकाल लेंगे। पहले मुझे आर वेक्टर निकालने दो, ये रहा मेरा आर वेक्टर। अगर ये आर वेक्टर आ गया तो सारा काम यही नहीं पड़ गया। आर वेक्टर विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, 3i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3। के ठीक है बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू बेटा ये वाला चार्ज माइनस 50 इंटू 10⁻⁻3। बेटा साइन के साथ लिखना है। आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स क्या 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाई इसके मैग्नीट्यूड की पावर 3। बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बेटा मैग्नीट्यूड आएगा 9 + 4 25 एंड 16 बेटा कितना 41 √41 की पावर 3। और ऑफ कोर्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। आई रियली होप बेटा सारी सारी बात आप बढ़िया से आराम से प्यार से समझ गए हो। आगे चलें। वैसे तो मेरी फीलिंग ये है कि आप समझ गए हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। चलिए कुछ सवाल करते हैं। सवाल इस तरह से, बेटा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक माइनस क्यू चार्ज पड़ा है 0, a पर, एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा है 0, -a पर, और एक पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस पे पड़ा है x, 0 पर। मैं आपसे बेटा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड बताना चाहो मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताना चाहो डायरेक्शन बताओ, सब कुछ बताओ जितना बता सकते हो। अब सुनना बेटा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, ये प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स होगी। काश मैं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाऊं, मेरे बच्चे बोले से बिल्कुल बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस x है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस मेरे पास √a² + x² है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k, इसका चार्ज q अपॉन बेटा दूरी का स्क्वायर इज ऑब्वियस बात है कि a² + x²। ठीक है, इसको चलो मैंने e बोल दिया। इस प्लस q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है तुम लोग जानते हो बेटा, सॉरी प्लस क्यू चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होगी, उसकी तरफ होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सर उसको ई लिखा तो इसको ई क्यों लिखा? बेटा वो इसलिए जितना चार्ज है उतना चार्ज है, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, तो वही लिख मैंने। ठीक सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं? देखो भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दो। अब इतने बड़े गंवार थोड़ी अपन कि ई और ई को 2 ही लिख देंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे जुड़ेगी? जैसे वेक्टर जोड़ते हैं, अभी जोड़ देते हैं। लेट्स से बेटा आपके पास ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल आपके पास थीटा, ये वाला एंगल थीटा, बेटा ये वाला एंगल आपके पास थीटा। इस ई का कॉस थीटा और इस ई का कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन इस ई का साइन थीटा और इस ई का साइन थीटा हो जाएगा ऐड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2e का साइन थीटा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना आया है, तो मैं कहूंगा दैट इज 2 टाइम्स e का साइन थीटा, दैट इज 2 टाइम्स। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने E बोल रखा है। E इज ऑफ कोर्स बेटा कितना? KQ अपॉन a² + x² इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है a अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज बेटा ऑफ कोर्स √a² + x²। ये लीजिए बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग गई मेरे पास, कितनी आ गई बेटा? 2 टाइम्स KQA
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैं लिख देता हूं दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो मैग्नीट्यूड। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन तो मुझे लग रहा है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आप कह सकते हो कि दैट मच जे गैप, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इवन कोई मुझे कह दे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पर कितना होगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दो। जैसे 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 x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लगातार डिनोमिनेटर आपका बढ़ेगा, डिनोमिनेटर लगातार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगी। तो कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 0 पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद लगातार घटते 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 अगर मैं x टेंडिंग टुवर्ड इन्फाइनाइट रख दूंगा तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगी। x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। वो तो आनी भी चाहिए बेटा, x इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है, तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसी तरफ आएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। फिर जैसे जैसे x बढ़ाओगे 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 तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगी, और x अगर इनफाइनाइट हो गया बेटा फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सवाल है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद कर लिया। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है निकालेंगे, क्या रहती है याद भी रखेंगे। तो चलिए बेटा सुनिए, हमारे पास ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, Q चार्ज है, R रेडियस है, ऐसे रिंग है बेटा, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है। मुझे सेंटर वाले पॉइंट पे और एक्सिस वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं किसी एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। ये तो बड़ा लेट से आपका ओरिजिन ही हो गया, और मैं यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये लेट से बड़ा यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, इस x डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ इस रिंग की वजह से। रिंग समझ तो आ गई, रिंग है ऐसे, ये रिंग ऐसे, इसका सेंटर ये, सेंटर से गुजरने वाली लाइन इस तरफ, ये आपकी एक्सिस। हमें एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आते हैं। तो एक काम करो, पॉइंट चार्ज लो। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चिन्ना सा चार्ज लिया, लेट से dq। इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, थोड़ी सी आएगी, लेट से बड़ा थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी dE। ये वाला एंगल थीटा, तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा। ये dE में लिखना आता है। ये dE कितना होगा, दिस dE विल बी के उसका छोटा सा चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बड़ा डिस्टेंस देखना, इस रिंग का जो रेडियस है बड़ा वो आपके पास r है, ये डिस्टेंस आपके पास x है, तो ये डिस्टेंस आपके पास रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। उसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस dq चार्ज के बिल्कुल सामने ऐसे ही छोटा सा रिंग पर एलिमेंट और लो, उतना ही बड़ा, तो उसका चार्ज भी dq होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है, तो ये भी dq आ गया। इस dq की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स आएगी। कितनी आएगी, वही आएगी, जितना चार्ज ये उतना चार्ज ये, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी आ जाएगी d। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। अब बेटा हल्का सा गौर करना, ये जो dE का cos थीटा है और dE का cos है, ये तो ऐड हो जाएंगे, और जो dE का sin थीटा और dE का sin है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इधर की तरफ। सिर्फ किसको ऐड करना है, dE के sin थीटा को ऐड करना है। तो अगर आपको इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। क्या करूं बेटा, इंटीग्रेशन dE करूं, या इंटीग्रेशन ऑफ 2dE sin थीटा करूं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dE का cos थीटा करूं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2dE cos थीटा करूं। कौन सा सही है? समझदार बच्चे समझ गए सर ये तो पक्का गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़नी है लेकिन वेक्टरली जोड़नी है, और हम ध्यान से देखें तो dE का sin थीटा और dE का sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल। सिर्फ dE के cos, सॉरी अरे बेटा ये तो dE का cos थीटा,
सिर्फ और सिर्फ डी का जो कॉस थीटा है वही बचेगा। ये 2d का साइन थीटा भी कैंसिल हो गया बेटा, ये डी का साइन थीटा, डी का साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। ये दोनों सही है, दोनों में से कोई सा यूज कर लो। सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है बेटा। वो इसलिए कि अगर आप 2de cos थीटा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसकी वजह से जो de लिखा है उसका cos थीटा भी ले लिया, और इसकी वजह से जो d आया उसका cos थीटा भी ले लिया। इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ आधी रिंग को इंटीग्रेट करना, dq 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 आधी रिंग को इंटीग्रेट करना, क्योंकि इस 2 के अंदर क्या हुआ कि जो सामने वाला पॉइंट है ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ गई। इस 2 में ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये इसके साथ ये आ गया, 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 ऐसे सारे निपट गए। डी कोस्टा लिखोगे तो पूरी रिंग को इंटीग्रेट कर दो, आपकी मर्जी है। तो चलो बेटा मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, कोई सा लिख लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस्टा लिख रहा हूं बेटा। डीई कितना है, डीई है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। Cos theta is base upon hypotenuse, that is x upon root of r square plus x square। बड़ा k बाहर, x बाहर, नीचे मेरे पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, dq 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 बेटा पूरी रिंग को इंटीग्रेट करना है, इसे पॉइंट चार्ज मानते मानते इसको इंटीग्रेट किया, मेरे पास 0 से अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, दैट कम्स आउट टू बी kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हर बार बेटा मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं तो एक पहला ही काम था इसलिए कर दिया, सिर्फ फॉर्मूले से और काम काफी काम बन जाएगा। तो रिंग के कारण एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, आपका सारा का सारा काम बेटा फॉर्मूले से बन जाएगा। और फॉर्मूला भी अच्छा है बेटा, बुरा नहीं है। फॉर्मूला है kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास रिंग, ये उसकी एक्सिस, चार्ज q है, रेडियस r है, और यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ऐसे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। सर मुझे ना इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा। अगर तुझे सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना तो एक बार के लिए x को 0 पटकते, 0 पटकते, x को 0 पटकते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। सर मुझे बहुत दूर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा बेटा तेरे को अगर बहुत फार अवे वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसका मतलब तेरा जो x है ना वो r के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो गया, एक्स क्यूब। ऊपर नीचे कैंसिल बेटा, ये आ जाएगा आपके पास kq अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको ना बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए ऐसे रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, ऐसे प्लेस्ड एट सेंटर। ऐसे कोई तगड़ा रिजल्ट नहीं है। सर मुझे ना ऐसा बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट पे यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नियर वाले पॉइंट पे, बिल्कुल नियर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसका मतलब x जो है वो r के सामने बहुत छोटा है। x अगर r के सामने बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के सामने बहुत छोटा है, तो नीचे तो r क्यूब आ गया और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई kqx अपॉन r। ये नजदीक वाले पॉइंट पे। अच्छा बेटा एक बात हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बहुत 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 दूर चला गया तो x इन्फाइनाइट हो गया, x इन्फाइनाइट हो गया तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसका मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फाइनाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब बीच रास्ते में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी होगी फिर घटी होगी, तो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां रही होगी अगर ये आपको पता करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि dE/dx निकालो और उसको 0 कर दो। जैसे आप उसको 0 करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी ± r/√2। इसका मतलब इधर से r/√2 और उधर r/√2 दोनों जगह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा होगी। बस इतना फर्क है कि अगर ये बड़ा रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ऐसे बाहर की तरफ। तो मैं एक बात और बोल सकता हूं क्या,
इस तरफ तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर दूं, और इस तरफ अगर मैं इस तरफ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ एक्स प्लॉट कर दूं, एक्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पहले बेटा जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर घटेगी 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 नेगेटिव साइड में। इस तरफ कहानी वही है, बस इतना सब फर्क है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसको अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा। तो इस केस में आप हल्का सा ऐसे कर देना कि सर कहानी बिल्कुल ऐसी है लेकिन नहीं। और x की वैल्यू जब प्लस r/√2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, x की वैल्यू जब माइनस r/√2 है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। बस इतना सा फर्क है कि ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेगेटिव है। सर ये है कितनी, बड़ा देखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQX, x कितना है r/√2, r² प्लस x² की पावर 3/2, बड़ा कितना हो गया, KQR/√2, बड़ा ये कितना हो गया 3r²/2, बड़ा इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी 3r²/2 का रूट कितना होगा 3√3r³/2√2, बड़ा आ गया मेरे ख्याल से KQ क्या KQ/2, ठीक है बेटा, √2 कैंसिल अपॉन 3√3r²। ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां पर ये x = प्लस r/√2 पर और माइनस r/√2 पर। मेरे ख्याल से सारे सिचुएशन क्लियर हो गई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां से लेकर r/√2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर r/√2 से लेकर इन्फिनिटी तक घटती है। r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kQ/3√3r²। इसी तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेकर माइनस r/√2 तक बढ़ती है, फिर यहां से लेकर इन्फिनिटी तक घटती है। सर इसको माइनस क्यों लिखा, अरे भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यू तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यू, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, इसलिए बेटा मैंने ऐसे लिख दिया। काम आपका बेटा मेरे ख्याल से इससे चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे इस पे सवाल कैसे पूछ सकते हैं, अब सुनना बेटा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का सवाल है, सुनना। ये आपके पास एक्सिस और ये मेरे पास कोई Q चार्ज की यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म रिंग है, इसके सेंटर पर मैंने ऐसे कोई -Q चार्ज और m मास रखा हुआ है। कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंसीडर करने हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर मैं इस -Q को हल्का सा x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दूं तो वो एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ, ये सवाल है। अच्छा, ये जो रिंग है ना, इसके लिए पहले से बोल दूं कि ये रिंग मूव नहीं करेगी, ये रिंग फिक्स है। तो बहुत सिंपल, रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर -Q चार्ज पड़ा है तो उस -Q चार्ज से फोर्स क्या आएगा 0। तो ये बात तो तय हो गई कि ये -Q चार्ज इक्विलिब्रियम पे है। अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करो, इस -Q को मैंने थोड़ा सा x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किया, x थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए थोड़ा दूर दिखाया। इस रिंग की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, कितनी KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2। इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने नेगेटिव चार्ज यहां पर रख दिया, मैंने हल्का सा डिस्प्लेस करके यहां रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया है, ये एसएचएम की पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि यहां पर तो इक्विलिब्रियम था, राइट डिस्प्लेस करूंगा तो नेट फोर्स लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट डिस्प्लेस करूंगा तो नेट फोर्स राइट आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल आ गई। काश में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता पाता, बच्चे वालों से बिल्कुल बता देंगे। चार्ज तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज है उसकी तो वैल्यू लिख दो, और रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2। सर माइनस क्यों लिखा, बड़ा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, अब डायरेक्शन बता दो दी यार रोड की। सर अगर ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता ना तो एसएचएम हो जाता। तो मैं ऐसा कहता हूं कि x जो है वो r के सामने अगर बहुत छोटा है, मतलब मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया है, तो x अगर r के सामने बहुत छोटा है तो x² तो r² के सामने और छोटा होगा,
तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर रेज टू पावर 3। क्या हमने एसटीएम प्रूव कर दिया? यस। क्या हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हम जानते हैं कि दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होना चाहिए इस तरफ, दैट इज के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है के क्यू क्यू अपॉन एम आर रेज टू पावर 3 इंटू एक्स। अब आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू समथिंग समथिंग इंटू एक्स। अब मेरे बच्चे तो समझदार हैं कि ये जो समथिंग समथिंग है ये आपका ओमेगा का स्क्वायर है। टाइम पीरियड बड़ा तुम जानते हो, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट कम्स आउट बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम टाइम्स आर रेज टू पावर 3 अपॉन के क्यू क्यू। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेन बात तो सिर्फ और सिर्फ अपना वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको याद रखना है। ठीक है बेटा।